हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियोज़ में हम बात करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। वैसे सभी अनुच्छेद दिए गए हैं जितने भी अनुच्छेद हैं, लेकिन उनमें से कौन-कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको एक बार देखते हैं। इससे पहले हमने सारी चीज़ें जो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट सेगमेंट थे उनकी चर्चा किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें या एक-एक करके समझ लें, ठीक है? तो आज के सेगमेंट में हम बस बात करेंगे परिशिष्ट की। परिशिष्ट बेसिकली अगर हम कहें तो एक तरह से इससे प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनके विषय में बताया गया है। जैसे भाग 1 में कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। तीसरे 2A में कहा गया सिक्किम को संघ राज्य में जोड़ा जाए, ये प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। फिर 3 में नए राज्य का नाम, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, इस तरीके से यहाँ दिया गया है। आप एक एक करके देखते रहिए। महत्वपूर्ण कौन है उनकी चर्चा करेंगे। तो भाग 2 में कहा गया है, भाग 2 में संघ किसके विषय में उल्लेख है? नागरिकता के विषय में उल्लेख है, नागरिकता। ठीक। 5 में कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ होते ही समय नागरिकता मिल जाए। 6 में है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में। 7 में कह रहा है पाकिस्तान से कुछ भारत आने वाले। 7 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। और 8 में कह रहा है भारत से बाहर रहने वाले जो मूल व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके बारे में। फिर विदेशी राज्य की नागरिकता यदि कोई ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ये बात कही गई। 10 में बताया गया कि यदि कभी ऐसा स्थिति आती है कि नागरिकता के अधिकार को बना रखने के लिए कहता है, जैसे कुछ हमारे जो विदेशी भारतीय हैं, भारत की नागरिकता भी उन्हें विशेष तौर पर दिया जाता है। 11 कह रहा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधिक द्वारा विनियमन करना, यानी संसद अनुच्छेद 11 के तहत संविधान जो नागरिकता है, नागरिकता पर जो कानून, नियम और ये सारी चीज़ें कि किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उससे जुड़े हुए जो भी प्रावधान है संसद अनुच्छेद 11 के तहत करती है। ठीक। संघ, इसके बाद हमारा तीसरा जो आता है यहाँ पर नागरिकता के बाद आते हैं मूल अधिकार आता है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में अगर हम बात करें तो परिभाषा दिया गया है। 13 में मूल अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण की महत्वपूर्ण विधियां दी गई हैं। 14 में विधि के समझ समानता। 15 में कहा गया बहुत ही महत्वपूर्ण 15 है, 14 भी महत्वपूर्ण है। तो नागरिकता जो है पूरी तरह से नागरिकता के जितने भी अनुच्छेद हैं आप ऐसे फिंगर पे रट डालिए एक एक करके। 14 मूल समानता। 5वां धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। 16वें में कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में, यानी जो सरकारी नौकरियां उसमें सबको समान अवसर मिलेंगी, सरकारी या प्राइवेट जो भी संस्थाएं हैं सबको समान अवसर दिया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17 में है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें जो है हमने 6 प्रकार के विषय को देखा था। फिर 20 में है अपराध के लिए दोषी पर संरक्षण था। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2002 में जो प्रदान किया गया। फिर उसके बाद 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कह रहे हैं। 23 में बलात् श्रम, यानी बलपूर्वक किसी से श्रम करवाना या दुर्व्यवहार पर निषेध किया गया। 24 में कारखानों पर बाल श्रम का रोक हुआ, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनको जो है बाल श्रम से रोक लगा दिया गया। इसके बाद 25 में अंतःकरण की स्थिति, धर्मांतरण करने, प्रचार प्रसार करने, इनके बारे में। 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता। ठीक। 28, 29, 30 ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए एक एक करके। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 32 में उपचार दिए गए हैं, उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है भारत
उसकी आत्मा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, 33, 34, 35 जो अनुच्छेद है ये हमारे सुरक्षा बलों से संबंधित है, जो मार्शल लॉ वगैरह होते हैं उनसे संबंधित है। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 कहता है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों में सबसे पहले परिभाषा जो 12 में परिभाषा दी गई उसी के बारे में बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में की परिभाषाएं क्या है। 37 में भाग के अंतर्निष्ठ लागू। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगी, ये बात बताई गई है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे 40 नंबर जो है अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा? राज्य का दायित्व होगा कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उसका देखरेख करे, तो ये बात कही गई। इसके बाद आता है हमारा 44 नंबर जो हमारा 44वां है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात की गई। तो 44 आता है, दोनों समान है, 4-4, तो समान सिविल संहिता के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, फिर 45 में कह रहा है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14, जो 6 से कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 45 में, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद जो आता है नेक्स्ट महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो 48A है। 48 पूछा गया कृषि और पशुपालन संगठन से है, जबकि 48 से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से है, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, 51 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। 50 में 50-50 की बात जब हम करते हैं ना, आधा आधा की बात करते हैं, तो आधा का मतलब कार्यपालिका को अलग कर दें, न्यायपालिका को अलग कर दें, पृथक कर दिया जाए तो 50-50 हो जाएगा, न्याय व्यवस्था अलग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए ये बात बता रहे हैं। इसके बाद आता है भाग 4A में अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमारा आता है भाग 5 जिसमें राष्ट्रपति है, संघ की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। ठीक, 58 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अहर्ताएं, राष्ट्रपति के पद एवं शर्तें जो है 59 में है। फिर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 60 में राष्ट्रपति शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाएगा, महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया दी गई है। इसके बाद 62 आकस्मिक पद जब खाली होंगे। फिर आता है 63 से लेकर हमारा जो 62 से ही वैसे है उपराष्ट्रपति का उल्लेख आता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत बनता है, ध्यान रखिएगा। और 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की और उसके समय पदावधि की बात कही गई है। इसके बाद हमारा आता है भाग 5। भाग 5 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के विषय में बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत पीएम भी है इसमें शामिल। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है। प्रधानमंत्री के पद के लिए अलग से कोई पोस्ट नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है, पर ध्यान रखिएगा 74 के तहत ही जो है मंत्रिपरिषद का ही सदस्य वो भी होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 76 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 76 जिसमें महान्यायवादी का उल्लेख है। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो सरकार को कानूनी सलाहकार के रूप में, सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भी होगा और सरकार के यदि किसी विवाद को लेकर कोई विवाद होता है तो सरकार की तरफ से डिफेंड भी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कही गई हैं। इसके बाद भाग 5 में है, भाग 5 में ही है संसद, और संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, और 80 में है राज्यसभा का गठन, और 81 में है लोकसभा का गठन। संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है।
वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसके विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो कभी विघटित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है रिटायर होते हैं। इसके बाद लोकसभा है। लोकसभा जो है सीधे प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होती है। जो हमारे सांसद होते हैं वो चुनकर जाते हैं और उन्हीं सांसदों में से जो है बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे सत्र 17 अवसान और विघटन करने की जो शक्ति है। सत्र के 17 अवसान और 17 अवसान विघटन करने की शक्ति, सत्र के संचालन करने की शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है। ठीक, इसके बाद 87 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 87 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के तहत राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, 89 में कहा गया है राज्यसभा का सभापति उपसभापति के विषय में उल्लेख है। बाकी अनुच्छेद को आप ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 अनुच्छेद जो है, मतलब 123 नंबर अनुच्छेद जो है, ये किसी भी विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने का शक्ति है इसके पास, संसद के पास किसी भी विपरीत स्थिति में जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। भाग 5 का ही भाग है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में कहा गया है। यही इसकी स्थापना और गठन का उल्लेख करता है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद 29 में कहा गया, 129 में, कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। ठीक, 130 में कहा गया उच्चतम न्यायालय का स्थान जो सबसे सर्वोच्च शीर्ष होगा, उच्चतम न्यायालय का स्थान। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर अन्य बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों को आप रोक कर एक बार देखते रहिएगा। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टॉपिक्स है उसमें महानियंत्रक लेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं। ठीक, भारत का एक महानियंत्रक लेखा परीक्षक होगा जो समय समय पर सरकार के जो खर्च हैं और व्यय है उसकी ऑडिटिंग करता रहेगा। अनुच्छेद 148 के तहत इसको रखा गया है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है राज्यपाल से संबंधित। अब बात करेंगे राज्य से। राज्य जो है हमारा भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 में सबसे पहले 152 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। फिर 53 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के विषय में बताया गया। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई, राज्यपाल के पदावधि की बात की गई। तो ऐसे करके अलग अलग जो अनुच्छेद हैं, लेकिन इनमें से जो है अनुच्छेद 161 जो है महत्वपूर्ण है। क्षमा दान की शक्ति और कुछ मामले में दंड का निलंबन परिहार करना या लघुकरण करना जो है इसमें शामिल होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, फिर विधानमंडल है। तो बहुत सारे अनुच्छेद अलग अलग जो ये है दिए गए हैं, इन अनुच्छेदों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित उल्लेख किया गया है। जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर भाग 9 आता है, और भाग 9 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। 243 से लेकर 2430 तक जो है इसके विषय में बताया गया है। ध्यान रखिएगा। सॉरी, 243 ओ तक, 243 ओ तक इसके विषय में बताया गया है। फिर नगर पंचायत के बाद ग्राम पंचायत के बाद आती है नगर पंचायत, नगर पालिका जिसे कहते हैं। और नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका के गठन, नगर पालिका की संरचना कैसे कैसे होती है, किन लोगों से मिलकर नगर पालिका का निर्माण होता है, ये है। नगर पालिका में वित्तीय व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।
तो इन्हें आप एक एक करके पोच करके देख लीजिए। इसके बाद आता है भाग 9A में, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर आता है संघ राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में। भाग 11 कहता है संघ राज्य का प्रशासनिक संबंध कैसे होगा, इसके विषय में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक। फिर आता है संघ और राज्य के बीच जो केंद्र सरकार है और राज्य जो है उनके बीच द्विपक्षीय संबंध जो है विधायी संबंध का उल्लेख कर रहा है। फिर इसके बाद भाग 12 में कह रहा है कि राज्य विहीन राज्य नहीं चाहिए हमको। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है लोक सेवाएं हैं। तो अनुच्छेद 314 में संघ लोक सेवाएं जो होती हैं उनके विषय में उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अगर जो पूछा जाए आपसे तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। लेकिन वहीं लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 से जो है लोक सेवा आयोग का के विषय में वर्णन किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति, कार्यवाहियां आदि चीजें जो है यहाँ पर उल्लेखित हैं। भाग 14 अधिकरणिक 14A। भाग 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 15 जो है हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है। निर्वाचन, जितने भी निर्वाचन देश में होते हैं, चाहे वो प्रधान का हो या प्रधानमंत्री का हो, उस सभी जो है निर्वाचन आयोग के तहत होता है। और निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ है अनुच्छेद जो है 14 में किया गया है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक। राजभाषा भाग 18 में कही गई है कि 17 में भाग राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक। वर्तमान में कुल जो है 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। कितना? 22 राजभाषाएं हैं, इन्हें ध्यान रखिए। इसके बाद अन्य अनुच्छेदों में जो है आप देख रहे हैं कि ये सारे अनुच्छेद हैं, इनको एक एक करके जो है नोट डाउन कर लीजिएगा या याद रखिएगा। वरीयता क्रम में बात करें तो अगर जो है पदाधिकारी की बात करें तो भारत का प्रथम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है, तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के जो है शीर्ष पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। तो ये हो गया। फिर जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो आते हैं अनुच्छेद क्रम में 5वें नंबर पर आते हैं। छठे में संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में उल्लेख है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद महत्वपूर्ण वाद है, कौन कौन से वाद थे, वादों को एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय प्रतीक संबंधित, जैसे राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह भारत सत्यमेव जयते जो अशोक के लाट से लिया गया है। राष्ट्रगान के रचयिता की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का रचयिता कहा जाता है मूल रूप से। ठीक। राष्ट्रीय गतिनीति वंदे भारत की बात कही जा रही है, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को एक एक करके पॉज करके आप देखते रहिए। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय जो फल है, राष्ट्रीय पक्षी जो है उनके बारे में जो है अलग अलग दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ जो है बताया गया है। तो राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, और राष्ट्रीय जो है पंचांग के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपने सारी चीज़ें सुनी होगी अच्छे से। पहले वाली वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से हमने आपको पढ़ाया है। ठीक। तो इसी के साथ वीडियोस करते हैं समापन, और वीडियोस पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।